नमस्कार, ताज न्यूज की प्राइम बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मोदी की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन हुआ सतर्क। हवाई अड्डे से लेकर रैली स्थल तक होगी पैनी नजर। अब शहर की सड़कों को गंदा करना पड़ेगा भारी। निगाह हुई निगम की टेढ़ी, होगा बड़ा जुर्माना। मेट्रो की आग में उजड़ी बगिया के परिजनों ने काटा हंगामा। मुआवजे के आश्वासन के बाद ही हुए शांत। और सरकार के आदेश पर जनता को मिली थोड़ी राहत। एस्मा लगते ही बहाल हुई मेडिकल सुविधाएं। और अब खबरें विस्तार से। नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिन्होंने दूर दराज क्षेत्रों से आए अधिकारियों के साथ इस विषय पर विस्तार से चर्चा की और पूरा खाका तैयार किया। अफसरानों के मुताबिक हवाई अड्डे से लेकर रैली स्थल तक चप्पे चप्पे पर पैनी निगाह रहेगी। भाजपा की रैली और उसके वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की नींद उड़ी हुई है, जिसे सकुशल निपटाने के लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। रैली से ऐन वक्त पहले प्रशासन के आला अधिकारियों ने पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर योजनाओं को अमली जामा पहनाने की रूपरेखा बनाई। इस आयोजन के दौरान ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ चर्चा की, उन्हें ब्रीफ भी किया। आज ये कल रैली है 21 तारीख को भाजपा की, और उसके लिए आज मुकम्मल तैयारियों के लिए एक ब्रीफिंग रखी गई थी यहाँ पुलिस परेड ग्राउंड में। और यहाँ पे समस्त प्रशासनिक अफसरान, पुलिस अफसरान, दूर दराज से जो क्षेत्रों में जिनकी ड्यूटी लगी है, सब लोग आ गए हैं, सबने आमद दर्ज करा दी है। और यहाँ पर उनकी क्षेत्रवार बहुत ही स्ट्रेटेजिकली ड्यूटी लगाई गई है। कोई मंच के दाहिनी ओर है तो कोई बाईं ओर है, कोई मंच पे है, कोई अन्य क्षेत्रों में है। बहुत विस्तृत रूप से ड्यूटीज आज मजिस्ट्रेट और पुलिस की लगाई गई है। अफसरों में इस बड़े आयोजन को लेकर काफी जिज्ञासा देखने को मिली, जिसे बड़े अधिकारियों ने दूर किया और प्लानिंग के तहत सभी का मार्गदर्शन भी किया। एसएसपी शलभ माथुर ने पुलिस स्टाफ को खास सजग रहने की हिदायत दी और उन्हें इस रैली को चैलेंज के तौर पर लेने की सलाह भी दी। डीआईजी विजय सिंह मीणा ने उपेक्षा जताई कि सभी अधिकारी अपनी ड्यूटी को पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे, जिससे कि सभी वीवीआईपीज की सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी न रहे। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के सभी जिम्मेदार अफसरान ब्रीफिंग में मौजूद रहे। विजय शंखनाद रैली को सफल बनाने के लिए दीवानी परिसर में भाजपा विधि प्रकोष्ठ द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें भाजपा समर्थक अधिवक्ता शामिल रहे। साथ ही अधिवक्ताओं ने लोगों से नरेंद्र मोदी की विजय शंखनाद रैली में पहुंचने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ द्वारा दीवानी परिसर में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें अधिवक्ताओं को आमंत्रण पत्र बांटे गए। इसमें 21 नवंबर को होने वाली कोठी मीना बाजार में शंखनाद रैली को सफल बनाने के लिए, साथ ही नरेंद्र मोदी के विचार सुनने के लिए अधिवक्ताओं और दीवानी परिसर में आए लोगों को जागरूक अधिक से अधिक संख्या में पहुंच रैली को सफल बनाने की अपील की गई। कल नरेंद्र भाई मोदी जी की रैली है और जन जन तक आवाज पहुंचाई है हमने, और हर तहसील में इस तरीके का कार्यक्रम किया है। आज यहाँ हम दीवानी में समस्त अधिवक्ताओं को, क्योंकि बुद्धिजीवी प्राणी हैं और देश को एक नई दिशा और नई जागृति देने के लिए अधिवक्ताओं ने, विधि प्रकोष्ठ आगरा ने एक ये कार्यक्रम रखा है। प्रचार प्रसार तो वैसे भी आम जनमानस को जब हम घूम रहे हैं, सब जगह आमंत्रण पत्र दे रहे हैं रैली के लिए, तो मालूम पड़ रहा है कि आम जनमानस का पूरा सैलाब मोदी के लिए स्वतः ही उमड़कर और कोठी मीना बाजार पहुंचने वाला है। भाजपा विधि प्रकोष्ठ द्वारा तहसील और दीवानी परिसर में आमंत्रण पत्र द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। लोगों को सही नेतृत्व और महंगाई को खत्म करने को लेकर भाजपा की सरकार लाने के लिए नरेंद्र मोदी का चुनाव करने को कहा। साथ ही देश को नई दिशा और नई जागृति प्रदान करने के लिए मोदी को ही विकल्प बताया। 9 नवंबर को हुए मेट्रो जूता गोदाम में लगी आग में मृतक बंटी के परिजनों ने मुआवजे की मांग करते हुए फैक्ट्री के सामने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। मामला बढ़ते देख फैक्ट्री मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए।
हंगामा कर रहे ये सारे लोग मेट्रो एंड मेट्रो के कर्मचारी हैं, जो अपने साथी की मौत के बाद मुआवजा न दिए जाने से खफा हैं। इतना ही नहीं, मुआवजे की मांग को लेकर इन्होंने अपना काम भी रोक दिया और हंगामा करने लगे। लोगों की मांग थी कि अब तक बंटी के परिवार को जल्द मुआवजा दिया जाए, साथ ही मुआवजा अभी तक क्यों नहीं दिया गया, इस बात को लेकर भी लोग हंगामा कर रहे थे। हंगामे की सूचना पर थाना हरिपर्वत का फोर्स भी मौके पर पहुंच गया, लेकिन हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस की एक भी नहीं सुनी और कई बार भावना टावर हरिपर्वत मार्ग को जाम करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाम नहीं लगाने दिया और सभी को मार्ग से हटाकर यातायात व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया। जो बच्चे में आग लगी है, बच्चों में 2 बच्चे मरे हैं, उनके नहीं हंगामा हो रहा है। मेट्रो में हादसा हुआ। आप सभी लोग अंदर काम करने वाले लोग हो? हंगामा उसी का बंटी बबलू के चक्कर में हो रहा है। बस क्या उन्हें मुआवजा मिल जाए, 10-10 लाख रुपए मिल जाए दोनों को। ये कितना देना चाह रहे हैं? 20,000 रुपए या 50,000 रुपए ही बोल रहे। मेरा बच्चा खत्म हो गया, मेट्रो में जल के राख हो गया। ये लोग कुछ मुआवजा नहीं दे रहा, पैसा नहीं दे रहा, भगा रहा है हमसे, बदतमीजी कर रहा है। क्या नाम था बेटे का? बंटी, उर्फ मुख्तार। अपने बेटे की मौत के बाद से ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि इस परिवार में मृतक बंटी ही एक अकेला कमाने वाला था। अब उसकी मौत के बाद परिवार की आमदनी ही बंद हो गई है, तो अब परिवार को मृतक बंटी की पत्नी और दूध मुँहे बच्चे की चिंता सता रही है कि अब इनका क्या होगा। मृतक बंटी की मां ने बताया कि पहले ये लोग सिर्फ 50,000 रुपए देने की बात कर रहे थे, लेकिन अब 1.5 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, लेकिन 1.5 लाख पर भी परिवारजन तैयार नहीं हुए और एक बार फिर से हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस और फैक्ट्री मालिकों की हुई बात के बाद मुआवजा 3 लाख कर दिया गया, लेकिन परिवारजन इस पर भी तैयार नहीं हुए, जिसके बाद मृतक के परिवार से पुलिस ने 1 सप्ताह का वक्त मांगा है और उन्हें उचित मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन भी दिया है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है के नारे बुलंद करने वाले हड़ताली राज्य कर्मचारियों के तेवर उस समय नरम पड़ गए जब 19 नवंबर को प्रदेश सरकार ने हड़ताल को रोकने के लिए एस्मा का ऐलान कर दिया। एस्मा लागू होते ही जिला अस्पताल की मेडिकल सुविधाएं पुनः बहाल हो गयी। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कई दिनों से अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे हैं। 18 नवंबर से राज्य कर्मचारियों की हड़ताल में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी शामिल हो गए थे, जिसकी वजह से जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं भी ठप हो गई थी, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा लागू करने के आदेश कर दिए। एस्मा लागू होते ही जिला अस्पताल की तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई नजर आई। जिन विभागों में कल तक ताले लटके हुए थे, आज वहां मरीजों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। यानी हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारियों पर सरकार का एस्मा इंजेक्शन लगते ही सब कुछ ठीक हो गया। और आई के ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, तो पेशेंट्स जितने भी ओपीडी में आ रहे हैं उनको भी बाकायदा देखा जा रहा है। पंजीकरण में भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है, वहाँ हमारे संविदा कर्मी पर्चे बना रहे हैं। कल डॉक्टर इसको देखते हुए राज्य सरकार ने इससे एस्मा भी लागू कर दिया। इसकी वजह से भी क्या अधिकारियों के हड़ताल को भी असर पड़ सकता है? अब रुख देखना है किस तरह का हड़तालियों का रुख इसको रिएक्ट करता है। फिलहाल तो इस समय हमारे यहाँ तो कोई इस तरह की स्थिति नजर आती नहीं, सब ठीक चल रहा है। वहाँ एस्मा का ऐसा कमाल कि कल यानी 19 नवंबर को जिस दवा वितरण केंद्र पर सन्नाटा छाया था, वहाँ आज मरीजों की दवा लेने के लिए भरमार है। कल तक जो कर्मचारी धरने पर बैठकर चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो के नारे लगा रहे थे, आज वो कर्मचारी चुपचाप काम कर रहे हैं। यानी भय बिन प्रीत होए नहीं देवा। रामायण की ये चौपाई कलयुग में भी राज्य कर्मचारियों पर सटीक बैठ गई। आगरा के संभागीय परिवहन विभाग के राज्य कर्मचारी अपनी मांगों के लिए पिछले 9 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। आरटीओ विभाग को अपने कर्मचारियों की हड़ताल के कारण लगभग 50 लाख रुपए प्रतिदिन राजस्व की हानि हो रही है। वहीं आरटीओ अधिकारी स्वयं कर्मचारियों का कार्य करके इस हानि को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश में राज्य कर्मचारी पिछले काफी दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जो अपनी मांगों को सरकार से मनवाना चाहते हैं। राज्य कर्मचारियों की मुख्य मांग 2005 के बाद के कर्मचारियों की पेंशन बहाली की है। उसके अतिरिक्त 14 मांगों की एक लिस्ट भी है। देश भर के राज्य कर्मचारी अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, जिसमें आरटीओ कर्मचारियों ने भी विभाग का कामकाज ठप कर दिया है और हड़ताल पर बैठ गए हैं।
15 सूत्री मांगे हैं, उनमें एक प्रमुख मांग वही है पेंशन की पुरानी व्यवस्था लागू किए जाने, केंद्र के समान वेतन, और इसके अलावा तो वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए और केंद्र के समान वेतनमान दिए जाने के संबंध में जो मैं आरटीओ विभाग को अपने कर्मचारियों की हड़ताल के कारण प्रतिदिन 50 लाख रुपए की हानि राजस्व में हो रही है, जिसे पूरा करने के लिए आरटीओ के अधिकारी खुद राज्य कर्मचारियों के स्थान पर कार्य कर रहे हैं। जिस तरह सरकार अपने फैसले पर अड़ी है और दूसरी तरफ राज्य कर्मचारी भी अपनी मांगों को मनवाने के लिए कामकाज ठप करके हड़ताल पर बैठ गए हैं, इससे सबसे ज्यादा नुकसान आम जनमानस को हो रहा है, क्योंकि हड़ताल की वजह से ना तो उसे चिकित्सा की सुविधा मिल पा रही है और ना ही शिक्षा। साथ ही तमाम राजस्व जमा ना होने से विकास कार्य भी रुके हुए हैं, जो आम आदमी की सुविधा के लिए किए जाते हैं। धनगर समाज के बाद अब मझभार समाज ने प्रशासन की परेशानी और बढ़ा दी है, जिसके नेताओं ने अनुसूचित जाति का आरक्षण दिए जाने की मांग उठाई। इस संबंध में निषाद लोधी कश्यप महासभा के बैनर तले एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और एससी कोटे में जाने की मांग की। धनगर समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलने से कई अन्य जातियों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है, जो खुद को एससी कोटे में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट में खड़े ये लोग निषाद लोधी कश्यप महासभा के पदाधिकारी हैं, जो मझवार जाति के प्रमाण पत्र जारी करने की मांग उठा रहे हैं। इनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार मझवार जाति अनुसूचित जाति की सूची में क्रमांक 51 पर अंकित है, लेकिन इसके बाद भी तहसील प्रशासन प्रमाण पत्र बनाने से इनकार कर देता है। तो जो हमारी वास्तविक जो समस्या है, समस्या क्या सबके बना रहे हैं। हमारा मझवार जो शासनादेशों में है उसकी तहसीलदार, कानूनगोर और लेखपाल अवहेलना कर रहे हैं। तो इस संबंध में हम डीएम साहब से मिले हैं और हमारा कहना है यदि प्रशासन अब भी शासन के आदेशों को फॉलो नहीं करता है तो 2014 के लोकसभा चुनाव में हम वोट और कोर्ट के द्वारा इस शासन प्रशासन के अधिकारियों से निपटने का कार्य करेंगे। गौरतलब है कि बीते दिनों सरकार ने धनगर समाज को एससी कोटे में शामिल करने की घोषणा की थी, जिसके चलते समाज में अन्य जातियों का भी हौसला बढ़ गया है, जो इसे अधिकार समझते हुए शासन प्रशासन को चुनौती देने से पीछे नहीं है। महासभा के लोगों ने भी प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर संविधान का पालन करने की अपील की है। 23 नवंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाने के लिए दीवानी परिसर में जागरूकता रथ यात्रा प्रारंभ हुई, जिसका शुभारंभ जिला जज शशिकांत ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर सभी न्यायिक अधिकारी और अधिवक्तागण मौजूद रहे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आगरा दीवानी परिसर में 23 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है, जिसके चलते प्रचार प्रसार के लिए यूथ एक्शन कमेटी के तत्वाधान में एक जन जागरूकता रथ यात्रा दीवानी के गेट नंबर 1 से प्रारंभ हुई, जिसका शुभारंभ जिला जज शशिकांत ने हरी झंडी दिखाकर किया। यूथ एक्शन कमेटी की ओर से आज ये जागरूकता राष्ट्रीय लोक अदालत जो 23 नवंबर को होने जा रही है उसको सफल बनाने के लिए निकाला जा रहा है, जिसका शुभारंभ अभी भी दीवानी कचहरी कैंपस से मेरे द्वारा माननीय अधिवक्तागण, वादकारीगण, लोक अदालत के सचिव, नोडल ऑफिसर और प्रथम अपर जिला साहब की उपस्थिति में किया गया है। 23 नवंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसे सफल बनाने के लिए यूथ एक्शन कमेटी द्वारा जन जागरूकता रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को लोक अदालत के बारे में जागरूक करना था। आज शहर में जो दीवानी कचहरी में बड़े साहब द्वारा रथ यात्रा के हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ की गई है। निश्चित रूप से शहर में जब रथ घूमेगा तो आम जनता के बीच में जो एक सूचना जाएगी, मैसेज जाएगा कि 23 तारीख को जो लोक अदालत लगने जा रही है, जितने भी मुकदमे वादकारियों के पड़े हुए हैं जो उनका ख़त्म हो सकते हैं वो निश्चित रूप से पहल करेंगे। और एक अच्छी पहल की शुरुआत हुई है न्यायपालिका की तरफ से कि जो
कुंभ का सा मेला जो लगने जा रहा है, महा लोक अदालत लगने जा रही है, भविष्य में इसका हमें और वादकारियों को हित मिलेगा। हमारी 23 नवंबर को जो है लोक अदालत लगने जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार लग रही है। इसमें हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मामलों में कॉम्प्रोमाइज़ जिनमें हो सकता है और आपसी वैमनस्य से ख़त्म हो सकता है वो ख़त्म हो। एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से हम इसमें आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, जिसके अनुरूप हमने ये रथ निकाला है। राष्ट्रीय लोक अदालत को ऐतिहासिक आयोजन बनाने के लिए सभी बार एसोसिएशन भी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही हैं। साथ ही जिला विविध सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज शशिकांत और सचिव चंद्र प्रकाश तिवारी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। चंडीगढ़ की तर्ज पर अब आगरा में भी दिखेगी सफाई व्यवस्था। जी हां, नगर निगम अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का मन बना चुका है जो लोग सुलभ शौचालयों को छोड़कर सड़कों को ही सुलभ शौचालय समझकर उन्हें गंदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ निगम जुर्माना भी कर सकता है। शहर के सफाई व्यवस्था को लेकर नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह रोज नए नए फॉर्मूले अपना रहे हैं। इस बात पर भी उन्होंने शहर के ऐसे लोगों पर कार्यवाही करने का मन बना लिया है जो लोग सुलभ शौचालय को छोड़कर यहाँ वहाँ गंदगी करते हैं, जिससे शहर की छवि धूमिल हो रही है। इसी छवि को सुधारने के लिए नगर आयुक्त ने इस व्यवस्था को लागू कर दिया है। अब ऐसा करने वालों के खिलाफ नगर निगम जुर्माना वसूल करेगा, ताकि फिर ये लोग भविष्य में इस तरह की गंदगी न फैलाएं। आज विश्व टॉयलेट दिवस भी है और इस अवसर पर हमने कोशिश की थी कि जितने हमारे सार्वजनिक शौचालय हैं, देख उनमें से बहुत सारों की स्थिति अच्छी नहीं है, और लेकिन जो मुख्य संपर्क मार्गों के हैं उनकी स्थिति अच्छी है। उनको भी मैंने निरीक्षित किया है। उनके बारे में कंप्लेंट्स आ रही थी कि उनके दरवाजे बंद रहते हैं या लोगों को ये जानकारी नहीं है कि निःशुल्क शौचालय हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो इसको जानें। यदि हर शौचालय पर लिखा हुआ है ये निःशुल्क शौचालय है तो उसकी सेवाओं का इस्तेमाल करें। गौरतलब है कि नगर निगम के आने के बाद से ही नगर आयुक्त शहर की छवि को बदलने के प्रयास में लगे हुए हैं। कभी अतिक्रमण हटाओ अभियान तो कभी महापुरुषों की प्रतिमा की साफ सफाई अभियान और अब सड़कों को गंदगी मुक्त कराने का अभियान। ऐसे अभियान देखकर तो कहा जा सकता है अगर ऐसे ही अभियान चलाए जाते रहे तो निश्चित ही एक दिन शहर की काया पलट सकती है। खबरों का सिलसिला अभी और भी है, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। वर्षों से विश्वसनीय आत्माराम निस्सान मोटर्स अपने शोरूम में लेकर आए हैं निस्सान के लेटेस्ट लग्जरी कार मॉडल्स। इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिलेगी आपके कार के लिए वर्ल्ड क्लास सर्विसेज भी। आखिरकार आत्माराम की कार वर्कशॉप आधुनिक सुविधाओं से लैस जो है। So feel the difference and visit our showroom. Atmaram Nissan, a division of Atmaram Motors Private Limited, plot number 6602/2, Artoni near Shastripuram Flyover, NH2 Agra. And you can mail us to atmaramnissan.co.in. Call 0562 2640 8057906100. ये है हैथवे केबल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। Gayatri Development presents Manhar Green Shire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply according Vastu. Contact at 5th floor Ramantar Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Number 0562400437.
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर पर। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा भारत सरकार ने कर दी है। इसके बाद अब हर कोई इस महान खिलाड़ी को सम्मानित करने में लगा है। भारतीय डाक विभाग ने भी अलग अंदाज में एएसआई के साथ मिलकर सचिन का एक डाक टिकट निकाल उन्हें सम्मानित किया। भारतीय डाक विभाग ने अभी हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित हुए सचिन तेंदुलकर को अपने डाक टिकट पर उतारकर सम्मान दिया है। ये सम्मान सचिन को उनके क्रिकेट करियर के 200 टेस्ट पूरा होने पर वानखेड़े स्टेडियम में दिया गया। इस सम्मान को देने में डाक विभाग के साथ एएसआई भी सम्मिलित है। दिवस के उपलक्ष्य में 14-11-13 वानखेड़े स्टेडियम पर एक डाक टिकट जारी किया। निश्चित रूप से देश की ऐसी महान प्रतिभा के ऊपर डाक टिकट जारी होना ही चाहिए था। प्रतिभाएं हैं और देश में जिन्होंने एक सक्रिय योगदान दिया है किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर ने क्रिकेट के क्षेत्र में देश के लिए बहुत महान योगदान उनका है। बहुत नाम कमाया उन्होंने, बहुत नाम दिया है देश को। निश्चित रूप से उत्तर डाक विभाग ने सर डाक विभाग ने शायद ये पहले प्लेयर हैं स्पोर्ट्स में इस तरह का टिकट इशू किया है। निश्चित रूप से कि क्रिकेट के इतिहास में और जब मास्टर ब्लास्टर को भारत रत्न मिल सकता है तो निश्चित रूप से डाक विभाग ने सोचा कि पहले इतना अच्छी फेम मिला, इतना अच्छा उन्होंने नाम कमाया, इतना अच्छा काम किया, सोचा। भारतीय डाक विभाग ने अब तक सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में देश हित में कार्य या फिर अपना जीवन न्यौछावर करने वाले लोगों को ही अपने टिकट पर उतारकर सम्मान दिया था, लेकिन अब डाक विभाग ने पहली बार किसी खिलाड़ी को ये सम्मान दिया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। पहले भारत रत्न और उसके बाद सम्मानों की बरसात से स्वयं सचिन ही नहीं बल्कि पूरा देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता होगा। शाहजहां पार्क को सुंदर और रात को घूमने के योग्य बनाने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। शासन और प्रशासन इस ओर पैसे भी खूब खर्च कर रहा है, लेकिन क्या इन पैसों का सही प्रयोग हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है, जो कहीं ना कहीं शाहजहां पार्क के निर्माण कार्य की वर्तमान तस्वीर में किसी घोटाले की बू दे रहा है। ये नजारा है शाहजहां पार्क का, जो अभी किसी वीरानी की कहानी कह रहा है, लेकिन शासन प्रशासन बहुत जल्द इस वीरानी को पर्यटकों की चहलकदमी से आबाद करने जा रहा है। दिन और रात में घूमने के लिए इस पार्क में हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। आगरा प्रशासन ने इस पार्क को विकसित करने के लिए प्रस्ताव भी शासन को भेज दिया है, जो पास होने के बाद राज्य के निर्माण विभाग के जिम्मे हो गया है। अब राज्य के निर्माण विभाग इस पार्क को डेवलप करने का कार्य कर रहा है, लेकिन प्रस्ताव पास होने के बाद संबंधित विभाग पर प्रस्ताव की जो राशि आई है, विभाग उस राशि के अनुसार पार्क में कार्य नहीं करा रहा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि हमारे कैमरे में कैद हुई पार्क की तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं, जिसमें काम की गुणवत्ता साफ दिखाई दे रही है और साथ ही दिखाई दे रहा है आम आदमी की कमाई के रुपयों से खरीदा गया बेकार हालत में लावारिस पड़ा सामान, क्योंकि टैक्स के रूप में जो रुपया सरकार को मिलता है वही तो विकास कार्य में प्रयोग होता है। लेकिन आगरा के शाहजहां पार्क में रुपया तो खर्च हो रहा है, लेकिन विकास उस स्तर पर नहीं हो रहा, जो इस पार्क के विकास के नाम पर लाखों रुपए के घोटाले को उजागर कर रहा है। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट लिस्ट में शामिल ताजगंज प्रोजेक्ट अब जल्द ही रफ्तार पकड़ लेगा, क्योंकि इसके आड़े आ रही विसंगतियां अब लगभग समाप्त हो चुकी हैं, जिससे ताजगंज ताजमहल की तरह गुलजार हो जाएगा। आगरा स्थित ताजमहल के नजदीक बसने वाले ताजगंज को ताज जैसा ही खूबसूरत बनाने के लिए बनाया गया ताजगंज प्रोजेक्ट अब जल्द ही रफ्तार पकड़ सकता है, जिसके लिए प्रशासन ने कार्यवाही भी तेज कर दी है। ताजगंज प्रोजेक्ट सूबे के मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी शामिल है। पहले भी ताजगंज प्रोजेक्ट पर काम हो चुका है, लेकिन किन्हीं कारणों से प्रशासन ने ताजगंज प्रोजेक्ट को फेल करा दिया था, जिसके बाद फिर से ताजगंज प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, जो जल्द ही ताजगंज की बदसूरती को खूबसूरती में बदल देगा। हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट MOEF में उनका जो 2 करोड़ 20 लाख रुपए था वो हमने उनके अकाउंट्स में डिपॉजिट कर दिया है। अभी उनकी NOC आना बकाया है। और दूसरा इसमें प्रश्न ये है कि अभी इस प्रोजेक्ट की वित्तीय स्वीकृति इस सप्ताह जारी होने की संभावना है। ताजगंज प्रोजेक्ट अगर इस बार कारगर रहा तो ताजगंज की तस्वीर ही बदल जाएगी, जिससे ताजगंज भी ताजमहल की तरह खूबसूरती में ढल जाएगा और विदेशी पर्यटकों को ताजगंज में अत्याधुनिक
तकनीक युक्त सेवाएं मिल पाएंगी। एएसआई द्वारा विश्व धरोहर सप्ताह पर अनेकों पर्यटन स्थल पर किए जा रहे प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की किसी भी पर्यटक को कोई खबर नहीं है, क्योंकि पुरातत्व विभाग ने इन कार्यक्रमों की ना तो कोई सूची चस्पा की है और ना ही किसी तरह का कोई प्रचार प्रसार किया है, जिसकी वजह से विश्व धरोहर सप्ताह पर्यटकों की कमी के कारण फीका पड़ता नजर आ रहा है। ताज नगरी में विश्व धरोहर सप्ताह पर पुरातत्व विभाग द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की कोई खबर किसी भी पर्यटक को नहीं है, जबकि प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को शहर के महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स पर किया जाना है। लेकिन एएसआई ने इन कार्यक्रमों का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया है, जिसकी वजह से पर्यटन विश्व धरोहर सप्ताह के कार्यक्रमों तक नहीं पहुँच पा रहे। वर्ल्ड हेरिटेज डे को जिस तरह मनाना चाहिए, एएसआई ऐसे नहीं मना रहा। देखने में ये आया कि उन्होंने सिर्फ निःशुल्क कर दिया, पर्यटक आ रहा है, आकर के देख करके ताजमहल चला जाता है, उसको जानकारी नहीं है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे है क्या। पुरातत्व विभाग द्वारा विश्व धरोहर सप्ताह कार्यक्रमों में चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता छात्रों के लिए रखी गई है, जिसमें स्कूली छात्र अपनी कला का अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन उस कला का मतलब ही क्या जिसे कोई सराहने वाला ही ना हो, जिसके कारण विश्व धरोहर सप्ताह बिना सैलानियों के फीका पड़ गया है। मौसम के बदलते मिजाज और बढ़ती सर्दी को देखते हुए नगर निगम ने बेसहारा लोगों व फुटपाथ पर गुजर बसर करने वालों को सर्दी के प्रकोप से बचाने के लिए रैन बसेरे की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही समाज सेवियों ने भी निगम को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। शहर के असहाय व सड़कों पर रहने वाले लोगों के लिए नगर निगम सर्द रातों से उन्हें बचाने के लिए रैन बसेरों की तैयारियों में जुट गया है। साथ ही इन रैन बसेरों के साथ साथ शहर के प्रमुख चौराहों पर अलाव की भी व्यवस्था करने की तैयारी है, ताकि ठंड के मौसम में ऐसे लोग जो सड़कों पर ही रहकर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं या जिनके पास सर छुपाने के लिए छत ही नहीं है, ऐसे लोग इन रैन बसेरों में शरण पा सकते हैं। रैन बसेरा के लिए अभी हालांकि सर्दी अभी इतनी शुरू नहीं हुई, लेकिन प्रारंभिक स्टेज पे आज हमने एक बैठक रखी, समीक्षा बैठक, जिसमें जो हमारे रैन बसेरा के स्थल हैं उनकी साफ सफाई की व्यवस्था, जहां आवश्यक है वहाँ मरम्मत का कार्य, पुताई इत्यादि की व्यवस्था और उसमें संसाधनों के जुटान की व्यवस्था की समीक्षा आज से की जाएगी, ताकि आने वाले समय में हम इनको चालू कर सकें, क्रियाशील कर सकें। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएँ भी सामने आती हैं और वो भी अलाव इत्यादि जलाने में नगर निगम को सहयोग करना चाहती हैं, तो उनके लिए भी प्रस्ताव उनके प्राप्त किए जा रहे हैं। उनके अनुसार फिर अग्रतर अपनी कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जाएगी। नगर आयुक्त ने लोगों से अपील भी की है, कंबल दान करने वाले लोग सड़कों पर बैठे लोगों को कंबल दान ना करें। ये लोग कंबल के लालच में ही आकर निगम के शेल्टर होम में नहीं जाते, जबकि नगर निगम कर्मचारियों ने कई बार ऐसे लोगों को वहां पहुंचाया है, लेकिन वो लोग फिर भी यहां आ जाते हैं, जिससे शहर की छवि यहां आने वाले पर्यटकों की नजर में खराब हो रही है। श्री गुरुद्वारा सिंह सभा के तत्वावधान में नवम पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शहीदी पर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बुधवार को सभा के प्रधान कमलदीप सिंह जी ने गुरुद्वारा माईथान में बैठक कर समारोह को अंतिम रूप दिया और सेवादारों को जिम्मेदारियां बांटी। चौबीस नवंबर रविवार को सुबह 5 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक शहीदी पर्व पर विशाल कीर्तन दरबार सजाया जाएगा। दरबार में आनंदपुर साहिब के जसवीर सिंह व गुरु का ताल के अंग्रेज सिंह विशेष रूप से कथा कीर्तन द्वारा संगत को निहाल करेंगे। साथ ही गुरुद्वारा माईथान के हेड ग्रंथी ज्ञानी कश्मीर सिंह, हेड प्रचारक ज्ञानी ओमकार सिंह, ज्ञानी कुलविंदर सिंह, गुरुद्वारा नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी के अनूप सिंह, गुरुद्वारा माईथान के हुजूरी रागी और स्त्री सत्संग सभा गुरुद्वारा माईथान की बहन अवनीत कौर व अमरजीत कौर भी कथा कीर्तन की अमर धारा प्रवाहित करेंगे।
सुबह 6:45 पर सिमरन सेवा सोसाइटी के हरजिंदर सिंह भी शबद कीर्तन से सराबोर करेंगे। मोदी की रैली से ठीक पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने एक बार फिर मुजफ्फरनगर दंगे में जेल गए पार्टी के दोनों विधायकों को मोदी की विजय शंखनाद रैली के मंच पर सम्मानित करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर प्रहार भी किए। प्रशासन से गुजारिश करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी की रैली के दिन मीडिया के साथ पुलिस प्रशासन सभ्यता बरते। मोदी की विजय शंखनाद रैली से ठीक पहले ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पत्रकारों को संबोधित किया। प्रेस वार्ता का आयोजन रैली स्थल पर किया गया। इस दौरान उन्होंने मोदी की तारीफ में जमकर पुल बांधे, साथ ही कांग्रेस और सपा की जमकर खिंचाई भी की। इस दौरान उन्होंने पहले की तरह एक बार फिर मुजफ्फरनगर कांड में जेल गए पार्टी के दोनों विधायकों के सम्मान की बात भी कही। उन्होंने कहा, ये सम्मान पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सम्मान करेगी। आखिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का भी कुछ अधिकार है क्या? समाजवादी पार्टी शांति और सद्भाव बहाल करने का प्रयास कर रही है, ऐसा मुझे नहीं लगता। एक तरफा कार्रवाई करके अगर वो ये उम्मीद कर रहे हो कि शांति और सद्भाव कायम होगा, तो मैं समझता हूँ कि वो मूर्खों के स्वर्ग में विहार कर रहे हैं। वो यथार्थता के धरातल पर रहकर नहीं सोच रहे हैं कि गौरव और सचिन ने क्या गलती की थी। अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए तो भिड़े थे और उनके हत्यारे 45 दिन तक गिरफ्तार नहीं हुए। 82 जारी करने के बाद 83 नहीं हुई और हमारे विधायकों पर रासुका लगा दी गई। गुजरात से आए मोदी के विश्वास पात्र अमित शाह सिर्फ पार्टी के संगठन का काम देखते हैं और समय आने पर मीडिया से मुखातिब भी होंगे। इसके साथ ही उन्होंने मोदी के मंच के बगल में बनाए गए दोनों मंचों पर बैठने वाले लोगों के साथ निर्धारित किए मंच के एक और पार्टी के जनप्रतिनिधि होंगे, तो दूसरी ओर ब्रज प्रांत के पार्टी पदाधिकारी। मोदी की सुरक्षा के सवाल पर उन्होंने गुजरात पुलिस की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी मोदी की सुरक्षा में लगेंगे। मोदी की रैली में भाग लेने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जब मंच पर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में आगामी लोकसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को नकार दिया। आगामी 21 नवंबर को कोठी मीना बाजार में होने वाली मोदी की विजय शंखनाद रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह भी शहर में डेरा डाल चुके हैं। उन्होंने मंच सहित पूरे रैली स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान ताज न्यूज के साथ खास बातचीत में कल्याण सिंह ने सपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस मोदी के ग्लैमर से घबरा गई है, वहीं सपा भी डरी हुई है। तीसरे मोर्चे के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश में कहीं भी तीसरे मोर्चे का कोई माहौल नहीं है। यहाँ तक सुरक्षा का प्रश्न है, नहीं रोक पा रहे पार्टी पदाधिकारियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आगरा की रैली ऐतिहासिक होगी। आगरा की रैली के बाद पूरे ब्रज क्षेत्र में भाजपा का माहौल बनेगा। अब देखना ये होगा कि प्रदेश नेताओं के ये बड़बोले बयान पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव 2014 में कितने फायदेमंद साबित होंगे, या फिर इन नेताओं के बड़बोले बयान की वजह से पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अस्पताल में मासूम चेहरों को लेकर बैठे ये नादान बच्चे समाज का अभिन्न अंग हैं, लेकिन परिस्थितियों ने इन्हें इस तरह उदास बना दिया कि न तो सरकारी स्कूल में इन्हें सुविधाएं मिल पा रही हैं, न ही सरकार के बाल अधिकार। फिर भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन बेसहारों का सहारा बन ही गए हैं।
जिला अस्पताल में कतार लगाकर बैठे ये मासूम बच्चे भिखारी नहीं हैं और न ही इन्होंने कोई अपराध किया है। इनका अपराध सिर्फ इतना है कि इन्होंने गरीब माँ बाप के घर जन्म लिया। इस वजह से इन्हें प्राइमरी शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही थीं। ये गरीब बच्चे कामगर मजदूर हैं जो गरीबी की वजह से बाल मजदूरी के जाल में जकड़ गए थे। जब शहर की एक सामाजिक संस्था ने इन बच्चों की बेकदरी देखी तो उस संस्था ने इन्हें पढ़ाने का बीड़ा उठा लिया। तब से ये बच्चे सामाजिक संगठन की देखरेख में पढ़ रहे हैं। मैं इन बच्चों को 4 साल से पढ़ा रही हूँ। इसमें किस उम्र के बच्चे होते हैं, किस तरह के बच्चे होते हैं? यहाँ पर हमारे पास में है 8 साल से 16 साल तक के बच्चे होते हैं और इनमें जो भी बच्चे होते हैं वो सभी कामकाजी बच्चे होते हैं। जैसे कोई बच्चा जूते का काम करता है, कोई स्टेशन पर कबाड़ा चुनने का काम करता है, इस तरीके के बच्चे होते हैं हमारे पास में। इनकी फीस और जो पैसा रहता है, किताबें वगैरह होती है, वो कहाँ से आती है? इनके फीस, पैसा या बुक्स जो भी कुछ होती है ये सब हमारी संस्था इनको प्रोवाइड करती है। मैं अपने घर पर काम करती थी और बाहर भी काम करने जाती थी, जैसे कि झाड़ू पोछा तो नहीं, भात कोटी पे काम करते। वैसे ही हमें मैं देखती थी, ये सर रोज आते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, मेरा ही मन बहुत करता था पढ़ने का, इसलिए मैं इनसे बात करी। फिर इन्होंने किया कल से बेटा आप आ जाना, हम पढ़ा दिया करेंगे। इन बच्चों को जिला अस्पताल में सामाजिक संगठन की ओर से स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लाया गया है। सामाजिक संस्था के कार्यकर्ता की माने तो इन गरीब बच्चों को संस्था की ओर से किताबें और पढ़ाई की पूरी सामग्री निःशुल्क दी जाती है, जिसमें सरकार कतई सहयोग नहीं करती। इसके अलावा इन बच्चों को हर महीने पुलिस थानों में ले जाकर सामाजिक जानकारी भी दिलाई जाती है। इसी संस्था में पढ़ रही एक गरीब बच्ची ने ताज न्यूज को बताया कि गरीबी की वजह से वो पढ़ नहीं सकी, लेकिन पढ़ने का उसका मन करता था। उसका ये सपना सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से साकार हो सका है। मंगलवार से शुरू हुए विश्व धरोहर सप्ताह में दूसरे दिन विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल को स्कूली बच्चों ने कागज पर उकेरा। ताज पर कराई गई पेंटिंग प्रतियोगिता में शहर के अनेक स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में ताज की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाने वाले छात्र को एसआई की ओर से पुरस्कृत किया गया। उन्नीस नवंबर से शुरू हुए विश्व धरोहर सप्ताह में दूसरे दिन एएसआई ने ताजमहल पर स्कूली छात्रों की पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें छात्रों ने जमकर ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत को चंद घंटों में पन्नों पर उकेर दिया। पूरी प्रतियोगिता एएसआई अधिकारियों की देखरेख में हुई। तो वहीं ताज को पन्नों पर उकेरते हुए इन छात्रों को देखने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ जुटी। ये मैंने ताजमहल बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐतिहासिक विरासतों को आप बना रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पहली बार भाग ले रही इस कंपटीशन में? नहीं, मैंने कई बार ले चुका है, पर ताजमहल के अंदर सेकंड टाइम है मेरा इस समय, और मैंने लाल किले के अंदर 1915 में लिया। ताजमहल बनाया, अच्छा लग रहा है, पहले भी लिया है। ये ऐतिहासिक विरासतों को आप बना रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? गर्व लग रहा है? यस। इससे पहले किस कंपटीशन में भाग लिया है? हमने स्कूल में लिया है, यहाँ पे भी हमारा सेकंड टाइम है। इस प्रतियोगिता को आयोजित कराने वाले पुरातत्व विभाग के आला अधिकारी भी ताज परिसर में मौजूद रहे। वहीं उन्होंने छात्रों को प्रोत्साहित भी किया, साथ ही विश्वविद्यालय इमारत ताजमहल को संरक्षित और सुरक्षित रखने की अपील भी की। 19 से 25 नवंबर तक स्मारकों में विश्व धरोहर सप्ताह का आयोजन करते हैं। इसी कड़ी में आज के दिन ताजमहल में बच्चों को, विभिन्न स्कूलों के बच्चों को बुलाकर उनके बीच ड्राइंग कंपटीशन कराया जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है अपने धरोहर और अपनी संस्कृति से हमारे भावी पीढ़ी को जोड़ना। एसआई द्वारा आयोजित एक पेंटिंग प्रतियोगिता में बच्चों ने एक से बढ़कर एक ताज की खूबसूरत तस्वीर को हाथों से पन्नों पर उतार दिया, साथ ही जमकर मस्ती की और अपनी कला का लोहा मनवाया, जिसे देख विदेशी भी आश्चर्यचकित हो गए। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जुड़े रहिए ताज न्यूज से। नमस्कार।
ये है हैथवे केबल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।